वेलकम टू माय चैनल गाइस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जहां दो बच्चे निकले तो थे रेडियो जॉकी जाने के लिए, लेकिन वो कभी वहाँ पे पहुँचे नहीं। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से वो कभी कभी घर लौट के नहीं आ पाए, और कौन था इनके पीछे? और उस केस ने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इस केस में अपना व्यक्तिगत रुचि लेना पड़ा, और कौन था इसके पीछे? तो आइए शुरू करते हैं आज का ये केस, केस ऑफ गीता एंड संजय चोपड़ा किडनैपिंग एंड मर्डर केस। 28 अगस्त 1978 की शाम 6 बजे दिल्ली रिज पर अपनी गायों को चराने वाला चरवाहा धनीराम ने दो बच्चों की लाश देखी। चरवाहा ने रात 12 बजे वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल रोहतक सिंह को बच्चों की सूचना दी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर हरिजन को मौके पर भेजा गया। शवों को पहचान कराने के लिए उनके माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने उन दो बच्चों को अपने बच्चे के रूप में पहचाना। आखिर कौन थे ये बच्चे और किसकी माता पिता को बुलाया गया था? इसकी शुरुआत होती है 26 अगस्त 1978 की, यानी कि लाश मिलने से 2 दिन पहले की, जहां नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा और उनकी बीवी रोमा चोपड़ा दोनों रेडियो के सामने जाकर बैठे, क्योंकि रात को 8 बजे उनके 2 बच्चे संजय और गीता दोनों की ऑल इंडिया रेडियो पे एक प्रोग्राम जिसका नाम युवा वाणी था, उस पर एक पॉडकास्ट आने वाला था। तो वो जाके वहाँ बैठे। तो जब उन्होंने वो चालू किया तो वहाँ पे उनको उनके बच्चों की नहीं किसी और की आवाज़ मिली। तो उनको लगा उनके बच्चों का स्लॉट किसी और को दे दिया गया होगा, या फिर शायद ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। तो फिर रात को 8:45 पे मदन जी रेडियो ऑफिस जाके पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढा, लेकिन उन्हें अपने बच्चे नहीं मिले और उन्हें पता चला कि बच्चे वहाँ पे आए ही नहीं थे। उन्होंने वापस घर आके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा कि बच्चे उनके पास गए कि नहीं, लेकिन वहाँ किसी को भी पता नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। आखिर कहाँ गए थे ये बच्चे? बड़ी बेटी गीता चोपड़ा, जो कि 16.5 साल उम्र की थी, और वो जीसस एंड मैरी कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, और उनका भाई संजय जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था मॉडर्न स्कूल में, और जिसकी उम्र 14 साल थी। वो दोनों शनिवार 26 अगस्त को 6:15 पे अपने घर से निकल गए, क्योंकि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोग्राम युवा वाणी में भाग लेना था। कूलानंद नाम वाले एक व्यक्ति ने उन्हें धौला कुआं के चौराहे पे देखा, और एक व्यक्ति जिनका नाम MS नंदा था, उन्होंने धौला कुआं से गोला ढकाना तक उन्हें लीव थी, क्योंकि वहाँ हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। शाम 6:30 बजे भगवान दास ने गुरुद्वारा बांग्ला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू की ओर जाते हुए गोल ढकाना में योगा आश्रम के पास एक सरसों के रंग की फेरियट कार देखी। उन्होंने कार से आती हुई आवाज को सुनी, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूटर साइड में रोक दी और वो गाड़ी की ओर जाते हुए दिखे, लेकिन वो गाड़ी तेजी से निकल गई वहां से। कार इतनी रफ्तार में गई कि भगवान दास उनका पीछा कर ही नहीं पाए और वो गाड़ी उनके हाथ से निकल गया। और एक आदमी जिसका नाम बाबूलाल था, जिन्होंने अपनी साइकिल को गिरा दी और कार की हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। शाम को 6:45 बजे भगवान दास ने कंट्रोल में फ़ोन किया और उन्होंने गाड़ी की लाइसेंस नंबर दी, जो कि था HRK 8930, लेकिन वहाँ ऑपरेट कर रहे व्यक्ति ने गलती से MRK 8930 नोट कर लिया। रात को 10:15 किडनैपर्स विलिंगडन हॉस्पिटल पहुंचे एक कार लेके, जिसका नंबर DHI 280 था, जहां उनमें से एक जिसका नाम बिल्ला था, उसके सर पे चोट लगी थी। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उसका स्कीग्राफ किया, लेकिन स्कीग्राफ लेते वक्त उनमें से एक का फिंगरप्रिंट वहाँ पे छूट गया था, जो कि बाद में उनके पकड़े जाने पर मैच भी हो गया था। डॉक्टर के पूछने जाने पर उन्होंने अपना गलत नाम बताया। उन्होंने बोला कि कुछ चोर ने उनकी यह हालत की। वहाँ पे ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल रणवीर सिंह ने उनका बयान लिया। उन्होंने बताया कि बंगला साहिब रोड पे जो काली मंदिर है, वहाँ पे उन पे हमला किया गया था,
जहाँ पे उनका घर ही चुराया गया और आयरन रॉड से उन पे हमला किया गया। रणवीर सिंह ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे खबर दी और 10:50 पे वहां से 2 पुलिसकर्मियों को भेजा गया उनकी आगे की पूछताछ के लिए। पुलिस कंट्रोल रूम ने दास से मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट शाम 7:05 पे वहां के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को दी गई। वहां गवाहों की तलाश करने के लिए ओम प्रकाश गोली ठिकाना गए, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। वो रात को 9:55 पे स्टेशन लौट आए। इंद्रजीत की रिपोर्ट की कोई प्रक्रिया ही नहीं मिली। रात को 10:15 ने पिता ने पुलिस को फोन करके अपने बच्चों की विवरण दी। उन्होंने कहा उनके बच्चे गायब है। पिता ने विलिंगडन हॉस्पिटल और उसके और भी कई जगहों पे तलाशी ली जहां बच्चे हो सकते हैं, और रात को 11:30 बजे वो घर लौट आए। तो वापस आते हैं 28 अगस्त की ओर, जहां चरवाहा को वो 2 बच्चों की लाशें दिखी और उन्होंने पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने उनके माता पिता मदन मोहन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा जी को बुलाया, जिन्होंने अपने बच्चों को पहचान लिया। 29 अगस्त पुलिस सर्जन भरत सिंह ने लाशों की पोस्टमार्टम की। उन्होंने पाया कि लाश सड़ने की स्थिति पे थी, इसीलिए लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं इसका पता नहीं कर पाए। लेकिन लड़की पे कई सारे चाकुओं के घाव और उस लड़की का चपड़ा टूटा हुआ पाया, और उस लड़के के भी शरीर पे कई सारे चाकुओं के घाव थे। इसके बाद पिता ने मीडिया के पास जाने का फैसला किया। कुछ अखबारों में इसकी तस्वीर भी छपी। ऐसी खबर देख के MS नंदा ने अपना बयान दिया। पुलिस को अपने जांच के दौरान उन दोनों पे शक हुआ। उन्होंने तस्वीरें प्रेस की और इनाम घोषणा किया। मुंबई पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। 31 अगस्त को अपहरण की गाड़ी से मिलती जुलती एक कार मजलिस पार्क में मिली, जिसका नंबर DHD 7034 था। इसी तरह की एक कार की गुमशुदगी की सूचना मिली थी उनको, जिसका नंबर DEA 1221 था। इसीलिए पुलिस ने गाड़ी की मालिक अशोक शर्मा को बुलाया। शर्मा ने बताया कि गाड़ी खरीदने के 6 सप्ताह के भीतर ही अशोक होटल के बाहर से उनकी गाड़ी चुराया गया। शर्मा ने अपनी चाबियों से गाड़ी की लॉक खोली। स्टेरियो और स्पीकर गायब थे। कार के सफेद ग्रिल को काला रंग से पेंट कर दिया गया था। बाद में उसी इलाके में रहने वाले 2 गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को कार चलाते हुए देखा, जिसने उनसे रास्ता पूछा था। इस कहानी ने उस समय भारत के मीडिया की खूब ध्यान खींची। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी इस मामले पर अपना व्यक्तिगत रुचि दी। 1978 में दिल्ली में सत्ता में रहने वाले जनता पार्टी ने इस मामले से निपटने के तरीका भी आलोचना की, लेकिन बाद वो चुनाव हार गए। किडनैपिंग के कुछ सप्ताह बाद 8 सितंबर 1978 को दोनों किडनैपर्स को पकड़ लिया गया। उस दिन दोनों किडनैपर कलका मेल में चढ़े। जब ट्रेन आगरा के यमुना नदी की पुल पे पहुंची तो ट्रेन धीमी गति में जा रही थी। जिस डब्बे में वो चढ़े थे वो सेनाकर्मी के लिए था, इसीलिए जब उनको उनके पहचान पत्र दिखाने के लिए बोला गया तब वो जवानों के साथ ही हाथापाई करने लगे। उसके बाद लांस नायक AV शेट्टी ने एक अखबार की तस्वीरों से पहचाना। 9 सितंबर 1978 को उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर BP गुप्ता को सौंप दिया गया। उसके बाद उन्हें अलग अलग सेल पे रखा गया। उनकी बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को एक तलवार मिली और उनके कपड़ों में खून के धब्बे मिले। उनकी जांच करने वाले डॉक्टर ने उनके हाथ और शरीर पे कई चोट के निशान पाए, जिसमें से कुछ हाल ही के हाथापाई में थे और कुछ पुराने थे। डॉक्टर ने बिल्ला के सिर पे टाके पाए और अनुमान लगाया कि ये 15 दिन पुराना होगा। उन्होंने रंगा के आग बाग में भी एक घाव पाया जो कि 15 दिन पुराने पाए गए। 12 सितंबर को उंगलियों के निशान, लार, खून और बालों के नमूने लिए गए। 13 सितंबर को बिल्ला के निर्देश पे उन्हें अलग अलग आगरा ले जाया गया, जहां पुलिस ने सीतानगर के एक किराए के कमरे से एक तलवार बरामद की जहां वो रहते थे। 22 सितंबर को रंगा ने अपना एक कन्फेशन दिया जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, लेकिन 20 नवंबर को ये बयान वापस लिया गया। वैसे ही 19 अक्टूबर को बिल्ला ने भी ऐसा एक अपना बयान दिया था, जिसको 27 अक्टूबर को वापस लिया गया।
वेलिंगटन हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने 26 अगस्त को बिल्ला की जांच की थी वो उन्हें नहीं पहचान पाए। रेडियोग्राफर का कहना था कि जिसका उसने स्कीग्राफ लिया था वो बिल्ला से थोड़ा बहुत मेल खाल खाता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर चंदन ने दोनों को पहचान लिया। जिस पार्क के एक मकान मालिक सोहन लाल ने पहचाना और कहा उन्होंने 24 अगस्त से 31 अगस्त तक दोनों को रहने के लिए एक कमरा दी। और एक गवाह जो कि फतेहपुर में एक होटल के मालिक प्रकाश ने कहा कि उन्होंने दोनों को 16 से 23 अगस्त तक एक कमरा रहने के लिए दिया गया था। दिल्ली में गली तलियान के पास एक गेस्ट हाउस में काम करने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने कहा उन्होंने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया गया। दिल्ली के चिकित्सक अवधेश सिंह शर्मा ने बताया उन्होंने 4 सितंबर को बिल्ला के टाके हटाए, लेकिन बिल्ला उन्हें बिना पैसे दिए चला गया। अदालत ने पाया कि दोनों मुंबई पुलिस से भागने के लिए यहाँ पे आए थे। 16 अगस्त को वो दिल्ली पहुंचे और झूठे नामों से अलग अलग जगह पे रहने लगे। उनके पास 2 औपचारिक कृपन भी थे, एक छोटा एक बड़ा। बिल्ला कारों को चुराने में माहिर था और उसने अलग अलग नंबर प्लेट भी पेंट कर रखे थे। उसने अशोक होटल के बाहर से एक फिएट कार चुराई। उन्होंने मजलिस पार्क में एक कमरा किराए पे लिया जिसका किराया 2 महीने पहले ही चुका दिए गए। उन्होंने 26 अगस्त की शाम 6:30 से लेकर 6:40 के बीच बच्चों को उठाया, लेकिन लड़के के कंधे पे चोट लगी थी। शाम 7:30 बजे वो कार बुद्ध जयंती के पार्क पे खड़ी थी। रंगा ने 2 आइसक्रीम और 3 कैंपो कोला खरीदा। लड़के के पोस्टमार्टम से पता चला कि लड़के ने मरने से पहले दूध से बना हुआ कुछ चीज खाया था। रात को 9:30 बजे दिल्ली के अपर रीच रोड के पास जंगलों में उन दोनों बच्चों को मार के फेंक दिया गया। लड़की की बॉडी पे उसके अंडरगारमेंट्स नहीं थे। 30 अगस्त को रंगा ने कार को मजलिस पार्क में ही छोड़ दिया जो कि उनके घर के कुछ ही दूर में था। 31 अगस्त को जब पुलिस को कार मिली तो दोनों 2 महीने का किराया चुकाने के बावजूद भी वहां से चले गए। जांच के दौरान पाया गया कि जो बाल उनको गाड़ी में से मिले थे वो रंगा के थे और उसकी फिंगरप्रिंट्स भी गाड़ी में मिले और जो खून के धब्बे उनके शर्ट पे लगे थे वो ग्रुप AB के थे जो दोनों बच्चों से मेल खा गए। लड़की के शरीर पे बिल्ला का बाल मिला गया और जो सिग्नेचर उसने वेलिंगटन हॉस्पिटल में की थी वो बिल्ला से मैच कर गया और जो स्कीग्राफ लिया था वो भी बिल्ला से मैच कर। सजा सुनाते वक्त थोड़ा विचार किया गया, लेकिन उसके बाद रंगा का एक और बयान लिया गया जहां रंगा ने बताया कि वो पहले एक ट्रक ड्राइवर था जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। उसने बताया कि श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने उसे बिल्ला से मिला था और दोनों ने रंगा की टैक्सी को यूज किया था एक बच्चे के अपहरण करने के लिए। उसके बाद रंगा ने बताया कि बच्चे को उसने कुछ दिन अपने पास रखा फिर उसे छोड़ दिया। श्याम ने बताया था बिल्ला एक कट्टर अपराधी है जिसने 2 अरब लोगों को मारा। उसके कुछ ही दिन बाद श्याम अरेस्ट हो गया। इसी डर से कि पुलिस को श्याम सब कुछ ना बता दे, इसकी वजह से वो लोग सूरत भाग गए कार में किसी और व्यक्ति के साथ। वहाँ उन्हें कार छोड़ दी और एक बस लिया अहमदाबाद जाने के लिए। उसके बाद वो ट्रेन से दिल्ली आ गए। 17 अगस्त को उन्होंने एक गाड़ी चुराई, लेकिन बाद में उन्होंने उस गाड़ी को छोड़ दिया वहीं पे क्योंकि वो अच्छी कंडीशन में थी। 18 अगस्त को रंगा पानीपत चला गया अपने बहन से मिलने क्योंकि रक्षाबंधन था। 19 अगस्त को उन्होंने और एक गाड़ी चुराई और नंबर प्लेट चेंज करे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस गाड़ी को भी छोड़ दिया कि वो अच्छे कंडीशन में थे। लेकिन उस दिन जो कार यूज हुई थी क्राइम करने में वो अशोका होटल से लिया गया जिसका नंबर प्लेट चेंज कर दिया गया। 23 अगस्त को बिल्ला ने जुगल और केवल नाम के 2 व्यक्तियों को मारने की धमकी दी। 24 अगस्त को वो लोग मजलिस पार्क में अपने रेंटेड हाउस में आ गए। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक कपल को किडनैप करेंगे और उनसे पैसा वसूलेंगे। 26 अगस्त पूरा दिन भटकने के बाद उन्हें कोई नहीं मिला। फिर उन्हें भाई बहन मिले। उन्हें लगा कि ये किसी अमीर परिवार के होंगे। उन्होंने उन्हें लिफ्ट देने के बहाने बुलाया। उन्होंने बच्चों को मनाया कि वो लिफ्ट देंगे और बच्चे मान गए। उन्होंने देखा बच्चे अंग्रेजी में बात करते। बिल्ला ने पहले ही अंदर के दरवाजे के हैंडल को ढीला कर दिया, फिर उसने उन्हें बाहर खींचा। बच्चे बिल्ला से झगड़ने लगे। उसने फिर एक छोटा कृपान से डराने की कोशिश की। लड़के ने कृपान छीन ली और उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन इसी में वो बच्चा घायल हो गया। एक बिंदु पर रंगा ने देखा एक सिख व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। उसने बच्चों को छोड़ने की सलाह दी, लेकिन बिल्ला नहीं माना। उसके बाद उन्हें बुद्ध जयंती पार्क में गाड़ी को पार्क कर दी। लड़के ने पानी मांगा तो उसको कोला दिया गया। लड़का नहीं माना, लेकिन लड़की के कहने पर
उसे आइसक्रीम दी गई। लड़की के लिए भी और एक आइसक्रीम दी गई। उन्होंने कार का नंबर बदल कर DHI रख दिया। बच्चों से उनके माता पिता के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनके पिता नौसेना के अधिकारी हैं। रंगा ने सुझाव दिया कि बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि पिता के पास शायद ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो उनसे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बिल्ला नहीं माना। उसने कहा कि लड़की के इस्तेमाल करके डकैती की जा सकती है। पालम एयरपोर्ट से आने वाली एक जौहरी से लिफ्ट मांगी। उसके बाद उन्हें जाने दिया। वह एक कच्ची सड़क पर चले गए जहां वो लड़के को गाड़ी से लगभग 100 गज दूर ले गए। बिल्ला ने रंगा को लड़के पर लगभग 3 फीट लंबी कृपान से हमला करने में मजबूर कर दिया। एक बार के बाद रंगा आगे बढ़ नहीं पाया। बिल्ला ने कृपान छीन ली और लड़के पर कई बार किए और लड़का मर गया। रंगा जब ब्लेड साफ कर रहा था, बिल्ला ने लड़की के साथ बलात्कार किया। फिर बिल्ला ने रंगा को लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए कहा, जो कि उसने किया। जब लड़की के साथ दोबारा बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की ने कृपान उठाया और बिल्ला के सिर पे मार दिया। लड़की सड़क की ओर भागी, लेकिन रंगा ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे कपड़े पहनाए और उसे बोला कि उसे उसके भाई के पास ले जा रहा है। लड़की आगे चल रही थी, बिल्ला ने पीछे से हमला कर दिया और उसे मार डाला। उन्होंने ज़्यादातर खून साफ करने के लिए कार को धोया। 28 अगस्त को बिल्ला ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुआ। 30 अगस्त को बिल्ला ने पाया कि मुंबई के कुछ पुलिस दिल्ली में थे। उसने प्लेट बदली और कार को अपने किराए के घर के कुछ ही दूर पे पार्क कर दिया। 31 अगस्त को उसने देखा कि पुलिस को कार मिल गई। बिल्ला उसी दिन वापस आ गया। वे 31 अगस्त को आगरा के लिए रवाना हुए। पकड़े जाने पर बिल्ला ने घटना की अलग अलग बयान दी। उसके अनुसार जब लड़के को हाथापाई में चोट लगी थी, उस दर्द को कम करने के लिए उसे मेंडेक्स की गोलियां दी गई। बिल्ला ने दावा किया कि लड़की के साथ बलात्कार का विचार रंगा का था। वो एक सुनसान जगह पर चले गए। रंगा लड़के को लेकर दूर चला गया और बिल्ले ने लड़की के साथ बलात्कार की। रंगा अकेला लौटा और उसने भी बलात्कार की। लड़की ने अपने भाई के बारे में पूछा और उसे शक हुआ। उसने तलवार उठाई और बिल्ले पर हमला कर दिया। रंगा ने तलवार छीन ली और उसे मार डाला। फिर रंगा ने बिल्ला को बताया कि उसने लड़की को भी मार दिया और फिर दोनों लड़की को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग गए। फिर अदालत ने रंगा, जिसका असली नाम कुलजीत सिंह था, और बिल्ला, जिसका असली नाम जसबीर सिंह था, दोनों को IPC की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई और उन्हें सेक्शन 34 और कई सारे धारा जो थे 363 किडनैपिंग के, 365 किडनैपिंग विद अनलॉफुल कन्फिनेंट, 366 किडनैपिंग ए वुमन विद इंटेंशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और 367 किडनैपिंग विद इंटेंशन टू कॉज हार्ट के तहत सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद उन्होंने कई सारे अपील ने उच्च न्यायालय को चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने 16 नवंबर 1979 को दिए गए फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद दोषियों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 136 के तहत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से संविधान के आर्टिकल 72 के तहत उन्हें दी गई समाधान शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन राष्ट्रपति ने बिना कुछ कारण बताए हुए उसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को फिर से याचिका दायर की और वहां पे बोला कि राष्ट्रपति को अपने संविधान शक्तियों का निष्पक्ष इस्तेमाल करना चाहिए। 21 अप्रैल 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा। उन्होंने जितने भी पिटीशन दिए गए थे उसे खारिज कर देगी। इसी वजह से इस ट्रायल को चलते हुए 4 साल लग गए। ये था आज का हमारा ये केस, गीता एंड संजय चोपड़ा किडनैपिंग एंड मर्डर केस, ऑल्सो नोन एज रंगा एंड बिल्ला केस। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा हो। मेरा पहला केस स्टडी था, तो कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आगे मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से करने के लिए। थैंक यू।